दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की जो वीडियो है उसमें रहेगा टॉपिक है अधिगम। बाल विकास का अधिगम टॉपिक है। अधिगम की अर्थ समझेंगे, इसके बाद परिभाषा, कारक और शिक्षण विधियाँ, और इसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे। जो परिभाषा होंगी मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आज की यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, कारण और प्रभावी विधियां साथ में टेट लेवल का मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। आज की वीडियो से डायरेक्ट पेपर में छपेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, हेडिंग जो है वो है अधिगम का अर्थ, यानी अधिगम का अर्थ। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम क्या होता है समझो। देखो, अनुभव, अभ्यास या फिर प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा अधिगम का अर्थ क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इस बात को नहीं भूलना है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए यहाँ पे समझिए अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं समझते हैं। देखो, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी जो अधिगम है वो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो ये विशेषता है। अनुभव पर आधारित होता है, तो अधिगम बिल्कुल अनुभव पर आधारित होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि रुक रुक कर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, सीधे सीधे पेपर में पूछी जाती है। यह उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है? यह उद्देश्य पूर्ण होता है। यह व्यक्ति भिन्नता पर निर्भर करता है, यानी जो अधिगम होता है वो व्यक्ति भिन्नता पर भी निर्भर करता है। यह परिस्थिति और पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल जो आपका अधिगम है ये परिस्थिति और पर्यावरण से प्रभावित होता है। आगे चलिए नेक्स्ट विशेषताएं देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये स्लाइड है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना है और भर भर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अधिगम इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं समझो। जैसे विद्यार्थी से संबंधित कारक है, शिक्षक से संबंधित कारक हैं, और विषय वस्तु से संबंधित कारक हैं, पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित कारक हैं, और अधिगम की प्रभावशाली विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ये भी क्या है? प्रभावित होने वाले कारक हैं। ठीक, इसके बाद है अधिगम की विशेषताएं एवं महत्व और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांतकार, यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। आपके जो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप देख रहे हो, तो इस चैनल पे इस समय संस्कृत और बाल विकास आपका काफ़ी अच्छे से कराया जा रहा है, और इसके लिए प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से आप देखिएगा। चलो सबसे पहले देखिए, समझते हैं विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, शिक्षार्थी यानी लर्नर से संबंधित महत्वपूर्ण कारक। तो सबसे पहली बात है, देखिए, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अधिक बुद्धि वाला छात्र जल्दी और अच्छे से सीखता है। तो ये बात आपको पता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है? बुद्धि है। यानी जितनी अधिक बुद्धि होगी छात्र के अंदर, वो बच्चा उतनी ही तेजी से अच्छे से सीखेगा, और जो कम बुद्धि वाला बच्चा होगा वो थोड़ी सी धीमी गति से सीखेगा। तो ये बुद्धि भी क्या है? प्रभावित करती है अधिगम को। नेक्स्ट है रुचि यानी इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, रुचि होने पर ध्यान लगता है, सीखना आसान होता है। अब मान लो आपकी रुचि मैथ में है, किसी की रुचि किसी में हो सकती है, दूसरे सब्जेक्ट में होती है। ठीक है, तो ये रुचि जो है वो भी कारक है, एक अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगर आपकी बाल विकास में रुचि है ज़्यादा तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, और अगर मेरी रुचि नहीं है बाल विकास में तो मैं थोड़ा सा देर से समझूंगा। नेक्स्ट देखिए मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा। मोटिवेशन क्या है?
देखो प्रेरित जो छात्र होता है वो कठिन विषय भी आसानी से सीख जाता है। मोटिवेशन की बात करें तो चाहे वो आंतरिक मोटिवेशन हुआ चाहे वो बाह्य मोटिवेशन हुआ, अगर मान लो आंतरिक मोटिवेशन बच्चे के अंदर है तो वो कितना भी कठिन से कठिन विषय है उसको भी बहुत आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो प्रेरणा जो है वो भी प्रभावित करता है। ठीक है, किसे? अधिगम को। नेक्स्ट है वो है सीखने की इच्छा। तो सीखने की इच्छा क्या है? देखिए स्वयं सीखने की इच्छा होने पर अधिगम जो है प्रभावी होगा। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा कुछ अधिक है या सीखने की इच्छा है आपके अंदर तो आप बहुत जल्दी जो है चीज़ों को सीख जाओगे और अधिगम जो है वो प्रभावी होगा। अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। तो ये सीखने की इच्छा भी शिक्षार्थी की डिपेंड करती है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार है अधिगम का, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है, देखिए यहाँ पे आयु एवं परिपक्वता। ठीक है, एज एंड मैच्योरिटी। तो देखो क्या है, हर विषय सीखने की एक उचित आयु होती है। तो बिल्कुल सही बात है, हर विषय समझने की एक उचित आयु होती है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ, यानी अगर मान लो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो अधिगम आपका जो है वो बहुत अच्छा होगा, बच्चा तेज़ी से सीखेगा। अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चा इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है थकान। अगला जो है हमारा वो है थकान। तो देखो यहाँ पे जो थकान है, थकान अधिक ध्यान से भटकता है। अधिक थकान से ध्यान क्या है? भटकता है। अगर मान लो थकान आपके लिए हो गई है और आप सोच रहे हो कि हम बाल विकास अच्छे से चीज़ें पढ़ लें तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि थकान जो है कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगी। ठीक है, अधिगम जो है वो कमज़ोर होगा, तो बिल्कुल अधिगम कमज़ोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान क्या है? देखो ध्यान केंद्रित होने पर अधिगम जो है वो तेज और स्थायी होता है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है ध्यान केंद्रित होगा, फोकस अच्छे से करोगे आप किसी भी विषय पर तो जो है अधिगम तेज़ी से होगा, तेज़ी से चीज़ों को सीखोगे और ये जो है वो स्थायी होगा। ठीक, और अगर आप ध्यान से नहीं, सरसरी नज़र से ऐसे ही देख लोगे एक बार दो बार ऐसे ऊपर से, तो चीज़ें जल्दी है अस्थायी हो जाएंगी, स्थायी नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ध्यान भी क्या है? प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिरुचि। अभिरुचि क्या है? देखो किसी विशेष क्षेत्र में स्वाभाविक क्षमता अधिगम को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, अभिरुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? देखिए ये तो थे बच्चे के द्वारा। अब देखो अगली जो स्लाइड है वो है शिक्षक से संबंधित कारक। तो शिक्षक से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जरा इन पे भी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो पॉइंट है वो है विषय ज्ञान। ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज, यानी विषय का अच्छा ज्ञान स्पष्ट समझाने में क्या है? सहायक होगा। अगर मान लो जैसे मैं शिक्षक हूँ या फिर आप शिक्षक हैं, अगर विषय का ज्ञान अच्छा नहीं होगा तो फिर सामने वाले को समझाना थोड़ा आसान चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, यानी टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड क्या है? देखो उपयुक्त विधि से अधिगम जो है वो प्रभावी होगा। अगर आप जो है टीचिंग मेथड जो है आपके अंदर टीचिंग मेथड आपको आते हैं, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुआ या फिर आप प्रैक्टिकली कोई भी ले लीजिए। ठीक है, अगर आप टीचिंग मेथड आपको अच्छे से आते हैं तो अच्छे से सिखा सकते हो आप बच्चों के लिए, और ये स्किल आपके अंदर नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को समझाना। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये शिक्षक से संबंधित कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट है बिहेवियर, यानी प्रेमपूर्ण सहयोगी व्यवहार और विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है। अगर शिक्षक का जो व्यवहार है ठीक है, वो प्रेमपूर्ण और सहयोगी व्यवहार वाला है तो विद्यार्थी की उसमें रुचि बढ़ेगी। अगर मान लो शिक्षक जो है वो उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, सहयोगी वाला व्यवहार नहीं है, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को एक दो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो एक बार शिक्षक के पास जाता है पूछने तो वो शिक्षक डांट के फटकार के बिठा देता है, नहीं बताता है, तो जो बच्चा है डिमोटिवेट हो जाएगा, उस विषय में रुचि जो है उसकी घट जाएगी। कई बार पहले जब जो शिक्षण था वो शिक्षक केंद्रित होता था तब यही कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन आज जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित हो गया है। नेक्स्ट देखिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस।
ठीक है। देखो, अनुभवी शिक्षक परिस्थितियों को बेहतर समझता है, बिल्कुल सही बात है। जिसके अंदर, शिक्षक के अंदर एक्सपीरियंस होगा, अनुभवी हो शिक्षक होगा, वो कंडीशन यानी जो परिस्थितियाँ होंगी उसको बेहतरीन तरीके से समझेगा। तो कहीं ना कहीं अनुभव भी प्रभावित करेगा अधिगम को। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस। तो देखिए, टीचिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। टीचिंग प्रोसेस यानी योजना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन आदि। अगर टीचिंग प्रोसेस अच्छा है, ठीक है, आप टीचिंग जो है अपनी प्रोसेस के अनुसार करते हो, तो ये जो है बच्चा जल्दी से सीखेगा और कहीं ना कहीं ये शिक्षण प्रक्रिया भी अधिगम को प्रभावित करने वाले में आती है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। अगला देखिए, अगला जो है हमारा पॉइंट वो है, देखिए, विषय वस्तु से संबंधित कारक। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भी कि विषय वस्तु यानी कंटेंट से संबंधित कारक। देखिए, आप अगर बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छी विषय वस्तु नहीं है, तो अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। दिन भर आप सोशल मीडिया पे भटकते रहोगे, आज उस सर की वीडियो देख ली, कल उस सर की देख ली, परसों उन सर की देख ली, तो इससे भला आपका नहीं होगा। क्योंकि कंटेंट अगर बेहतरीन होगा तो कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो देखो, यहाँ पे समझो विषय की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी ठोस विषय जल्दी समझ जाते हैं, यानी जो ठोस विषय होते हैं वो जल्दी समझ आते हैं। अमूर्त कठिन होते हैं, जैसे क्या, मैथ। नेक्स्ट देखिए, कठिनाई स्तर। तो बिल्कुल कठिनाई स्तर भी प्रभावित करेगा अधिगम को। देखो, बहुत आसान या बहुत कठिन विषय अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत आसान विषय होगा तो वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा और बहुत कठिन विषय होगा तो वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है थर्ड, वो है देखिए संगठन। तो इसको समझिएगा, ये क्या है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी सरल से कठिन की ओर, परिचित से अपरिचित क्रम में विषय का संगठन जो है वो आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसे आप सरल से कठिन की ओर चीज़ें सिखाते हो, जैसे पहले अगर आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हो, पहले वर्णमाला सिखाते हो, इसके बाद वाक्य, इसके बाद शब्द, इसके बाद वाक्य, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी बच्चा सीख जाएगा। और कहीं जाते जाते आप शुरू में ही वाक्य या बड़े बड़े शब्द बोलना शुरू कर दें और वर्णमाला का कोई ज्ञान ना हो, ABCD या फिर कुछ भी का खागा कुछ भी आप ना समझाओ बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं अधिगम जो होगा वो प्रभावित होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा वो है पर्यावरण से संबंधित कारक। तो बिल्कुल पर्यावरण से संबंधित कारक जो हैं वो भी प्रभावित करते हैं अधिगम को। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। एक एक चुन चुन के परिभाषा मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा जो कि एग्जाम हॉल में आपके काम आएंगी। ठीक है, देखिए मोटिवेशनल लाइन बोलता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, टॉपिक को समझिएगा काफ़ी अच्छे से। पर्यावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, देखो पहला है वो है कक्षा का वातावरण। तो कक्षा का जो वातावरण है वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा, यानी क्लासरूम इन्वायरमेंट। किस प्रकार से समझिएगा, थोड़ा सा इसे समझिएगा। देखिए शांत, स्वच्छ और आकर्षक कक्षा जो है वो अधिगम को बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आपका क्लासरूम है और वहाँ बहुत अशांति है, ठीक है, और कमरा भी साफ स्वच्छ नहीं है, रूम भी साफ स्वच्छ नहीं है, तो वहाँ वो भी यह जो है सीखने में प्रभावित करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए विद्यालय का माहौल। तो बिल्कुल विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन, संसाधन जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मान लो विद्यालय का माहौल कैसा है ये भी डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा आजकल तो बच्चे जब विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का माहौल ही देखते हैं। ठीक है, कि विद्यालय में जो हैं वो संसाधन, प्रैक्टिकली संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं हैं। ठीक है, जब चीज़ें सारी प्रॉपर उन्हें मिलती है फैसिलिटी, तभी वो एडमिशन लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं, क्योंकि विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है परिवार का वातावरण। ठीक है, तो घर का प्रेम, सहयोग और प्रोत्साहन जो है वो अधिगम में सहायक है। तो बिल्कुल सही है, अगर घर से आपको फुल सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, तो दोस्तों आराम से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने का समय, टाइम ऑफ लर्निंग। तो सीखने का समय क्या है, उचित समय पर अध्ययन से अधिगम जो है वो बेहतर होगा। तो सीखने का समय भी प्रभावित करेगा अधिगम को। संपूर्ण परिस्थिति यानी टोटल सिचुएशन,
सभी परिस्थितियों में मिलकर अधिगम को प्रभावित करती हैं। सभी परिस्थितियों में मिलकर जो है, सभी परिस्थितियां जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है भौतिक सुविधाएं। ठीक है, भौतिक सुविधाएं जैसे देखिए प्रकाश है, वायु है, बैठने की व्यवस्था है, शोर है, तापमान है, तो ये सारी चीज़ जो है वो प्रभावित करेंगी। ठीक है, कैसे? अगर देखो रूम के अंदर आपके अंदर प्रकाश नहीं होगा, थोड़ा अंधेरापन होगा तो भी प्रॉब्लम आपको आएगी। अच्छे से हवा नहीं मिलेगी तो भी आएगी, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, शोर शराबा ज़्यादा होगा फिर भी होगा, और कमरे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होगा तो भी आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, ये भी आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें। देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल ऑल सब्जेक्ट यूपी टेट, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, आपका मात्र 199 रुपये जो सहयोग राशि रखी गई है, ये रखी गई है। इतना अगर आप सहयोग करते हो तो ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ में PYQ क्वेश्चन और रिवीजन के लिए जो आपके है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में मिल जाएंगे। अगर आप संस्कृत का बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में है। टोटल कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है, और 3000 क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, तो सिर्फ संस्कृत का भी ले सकते हैं, इसके लिए नंबर आपको आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए एग्ज़ाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एग्ज़ाम बूस्टर। यहाँ से समझो चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखो अधिगम जो है, अधिगम अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। क्या समझा आपने? अधिगम जो है वो अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट है शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक का है। ठीक है, फैसिलेटर है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, ये बात आपको समझना है। जो शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है, ज्ञान का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चा सक्रिय अधिगम करता है। यानी जो बच्चा है, बच्चा कैसा है? बच्चा जो है वो सक्रिय अधिगम करता है, एक्टिव लर्नर है, ना कि निष्क्रिय। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। प्रेरणा सबसे शक्तिशाली कारक है। बिल्कुल सही बात है, प्रेरणा सबसे शक्तिशाली कारक है। गतिविधि आधारित अधिगम सबसे प्रभावी होता है। तो बिल्कुल खेल खेल में शिक्षा यानी गतिविधि आधारित जो शिक्षा है ये सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो एक एक पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। इस वीडियो से बाहर अगर अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लीजिए। महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं अधिगम के, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि एक एक सिद्धांत पे हम वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से आपको सिद्धांत कराएंगे, क्योंकि सिद्धांत से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के अंदर आपके सिलेबस में क्या है, स्किनर को अच्छे से पढ़ेंगे और पावलाव को अच्छे से पढ़ेंगे। अधिगम बराबर क्या है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी SR। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी संज्ञानात्मकवादी कौन कौन है, तो आपके सिलेबस में प्याजे दे रखा है। ठीक है, प्याजे दे रखा है, प्याजे को अच्छे से समझेंगे। इन्होंने क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं सोचना और समझना, इस पर काम किया है। नेक्स्ट है रचनावाद और निर्माणवाद यानी ब्यूनर और वाइगोत्स्की। ठीक है, अधिगम क्या है, ज्ञान का निर्माण है, तो वाइगोत्स्की को भी अच्छे से पढ़ेंगे। इन सबको इस वीडियो के बाद एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे डीपली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ से पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, वो फर्स्ट है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। क्या है, करके सीखना। अच्छा, जो करके सीखना है ये जो सिद्धांत है वो जॉन डेवी का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा ज्ञान। जॉन डेवी का सिद्धांत है करके सीखना, क्रिया द्वारा ज्ञान। इस पॉइंट को नोट करिएगा, स्टार लगाओ, बेहतरीन स्लाइड है आज की आपके लिए। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग। ठीक है, एक्टिव लर्निंग, विद्यार्थी जो होता है वो स्वयं भाग लेगा, गतिविधि आधारित शिक्षा होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल विधि यानी प्ले वे मेथड। खेल विधि क्या है, खेल खेल में सीखना, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजता है, चिंतन शक्ति बढ़ती है। जब विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजेगा तो चिंतन शक्ति जो है वो जरूर बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए अगली जो विधियाँ है वो है अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अनुकरण का मतलब है बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। अगर क्लास में आप जैसे बोलोगे, जैसे चीज़ों को सिखाओगे, बच्चा वैसे ही सीखेगा। ठीक है, कह सकते हो अनुकरण का मतलब है नकल करके सीखना, सीधे सीधे। बटरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, आगे समझिए।
आगे समझिए, नेक्स्ट देखिए पुनर्वलन विधि। ठीक, आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है पुनर्वलन से, सिद्धांत से। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुनर्वलन विधि यानी रिफोर्समेंट, ये क्या है? ये जो है वो सही व्यवहार पर पुरस्कार या प्रोत्साहन देना है, जैसे कि स्किनर का ऑपरेटिंग कंडीशन सिद्धांत। ठीक है, पुनर्वलन में यही ध्यान रखना है, पुनर्वलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो आप उन्हें सकारात्मक पुनर्वलन देंगे, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर नकारात्मक दिया है, अगर आप बच्चे को अगर आपने नकारात्मक जो है पुनर्वलन दे दिया तो बच्चा जल्दी सीखेगा नहीं, डिमोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो अगला है वो है सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे समझो, समूह में मिलकर सीखना या फिर सहपाठी शिक्षण। ये दोस्तों पॉइंट भर भर के पेपर में पूछा जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाओ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है और इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। सहयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? समूह में मिलकर सीखना। समूह में मिलकर सीखना बेहतर होता है, सहपाठी शिक्षण भी बेहतर है। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है खोज विधि यानी डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, खोज विधि क्या है? विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। खोज विधि में क्या होता है? जो विद्यार्थी होता है, जो छात्र होता है, वो दोस्तों स्वयं खोज करके, विद्यार्थी जो होगा वो स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करेगा। सीधे सीधे लाइन पेपर में छपेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। ब्यूनर का सिद्धांत खोज विधि से ही संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट जो है वो है रचनावादी या फिर निर्माणवादी विधि। इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावादी या निर्माणवादी विधि में क्या होता है? जो छात्र होते हैं वो स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जैसा कि ब्यूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बताया गया है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस बात की आप चिंता ना करें। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए साइकोलॉजी आपको कहाँ से पढ़नी है, मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, टॉप साइकोलॉजी, तो वहाँ से एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। और 3000 MCQs क्वेश्चन मैं CDP के आपको करा रहा हूँ, तो यूपी टेट का मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाओ और प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को देखिए। अब देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, जो पेपर में छपेगा अपने लोग वही पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा है अधिगम की परिभाषा। क्या लिखा है? अधिगम की परिभाषा, जो कि पेपर में खूब पूछी जाती हैं, हर बार पेपर में पूछी जाती हैं और इस बार भी पूछी जाएंगी। क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, इसको पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो। जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा पढ़ेंगे, विलियम वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ेंगे और BF स्किनर की परिभाषा पढ़ेंगे, आइजैक की पढ़ेंगे और गेट्स की पढ़ेंगे। ठीक है, इतने लोगों की परिभाषा को पढ़ेंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा मैं। क्या है? ट्रिक के साथ चीज़ों को याद कराऊंगा, हमेशा के लिए चीज़ें जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए सबसे पहली देखिए ट्रिक क्या है। तो सबसे पहला वैज्ञानिक देखो क्या है, वैज्ञानिक है वो है क्रो एंड क्रो। क्या है? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा समझो। देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। मैं यहाँ पे देखो 2 क्रो बना रहा हूँ इस प्रकार से। ये जो है ये एक क्रो ये हो गया आपका, और दूसरा क्रो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके 2 क्रो हैं, यानी 1 क्रो और 2 क्रो। ठीक, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि भाई अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी 1 क्रो और 2 क्रो ने मिलके 3 बातें बताई हैं। कौन कौन सी 3 बातें? देखो अधिगम जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। यही बात आपको याद रखनी है लास्ट तक। यानी क्रो एंड क्रो जब भी शब्द आएगा, अधिगम की जब भी परिभाषा आएगी, तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्रो एंड क्रो हमने 2 पढ़े थे और बातें उन्होंने बताई थी 3। कौन कौन सी बातें बताई थी? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का ही अर्जन है, 3 बातें बताई हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको हमेशा एग्जाम हॉल में याद रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गिलफोर्ड की। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड की क्या परिभाषा है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये भी मैं आपको आराम से ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, कभी भी एग्जाम हॉल में ये परिभाषा गलत नहीं होगी। इसकी किसकी परिभाषा है? जेपी गिलफोर्ड की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कार्टून बना रहा हूँ, 2 बच्चे बना रहा हूँ। ये है इस प्रकार से 2 बच्चे बना रहा हूँ। ठीक है, एक है रामू, एक को नाम देता हूँ मैं रामू। ठीक है,
और दूसरा बच्चा है वो है श्यामू। दूसरा बच्चा जो है वो है श्यामू, ठीक है, रामू और श्यामू, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब जैसे ये रामू और श्यामू जो हैं वो एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। अब जो रामू होता है, रामू बहुत शर्मीला स्वभाव का होता है और जो श्यामू होता है ये बहुत तेज होता है। अब जैसे ही ये सुबह सुबह कॉलेज गेट पे मिलते हैं दोस्तों, तो श्यामू जो है वो रामू से बोलता है गुड मॉर्निंग। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग, ये बोलता है गुड मॉर्निंग। लेकिन जो रामू है, तो रामू शर्मिला स्वभाव का होता है, तो दोबारा ये भी रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग, ये भी रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग। ये जो प्रक्रिया है दोस्तों बार बार चलती रहती है, रोज़ाना 3-4 दिन होते हैं और ये रोज़ाना गुड मॉर्निंग दोनों का आपस में चलता रहता है। एक दिन वह आता है जो रामू होता है, रामू श्यामू से पहले ही गुड मॉर्निंग बोलने लगता है। तो देखो इसमें परिभाषा छिपी हुई है, कैसे समझो। वो कह रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। अब आपने देखा कि जो श्यामू था, श्यामू रामू से रोज़ रोज़ गुड मॉर्निंग कहता था, लेकिन रामू जो था वो शर्मिला स्वभाव का था, तो उसकी आदत नहीं थी, हैबिट नहीं थी। लेकिन बाद में क्या है, जब 3-4 दिन ये प्रक्रिया चली तो जो रामू है, रामू वो श्यामू से क्या कहने लगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो उसकी आदत जो है बदल गई। यानी आपने देखा भाई जो श्यामू था, श्यामू के व्यवहार के कारण, इस श्यामू के व्यवहार के कारण जो रामू के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आया, इसी को क्या कहा गया, इसी को अधिगम कहा गया है, ठीक है। क्योंकि रामू के व्यवहार ने श्यामू के व्यवहार ने रामू के व्यवहार में बदलाव कर दिया, स्थायी परिवर्तन आ गया। अब जो भी कोई सुबह सुबह मिलता है तो रामू क्या बोलता है, सीधे सीधे गुड मॉर्निंग, तो उसका व्यवहार चेंज हो गया। तो आपने देखा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम कहलाता है। क्या अब आप बताओ, ये परिभाषा कभी एग्जाम हॉल में के अंदर आ जाए तो आप भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही सारी परिभाषा मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। चलिए अगली देखो परिभाषा किसकी है, वो है वुडवर्थ की। क्या है? वुडवर्थ की। तो यहाँ पे समझो वुडवर्थ की परिभाषा, जो पहली परिभाषा है वुडवर्थ की, वो है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने विकास पे काम किया है। इस परिभाषा में को ध्यान रखना, सिंपल परिभाषा है ये। जो अधिगम है वो विकास की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो दूसरी परिभाषा है, दूसरा कथन है, इस पे स्टार लगाओ, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे समझो, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है। तो देखो वुडवर्थ को हिंदी में किस प्रकार से लिखोगे, हिंदी में इस प्रकार से लिखोगे, वुड और बर्थ, वुडवर्थ, ठीक है। मैं आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर आप भूलो ना। तो देखो नवीन ज्ञान, यहाँ पे आपने देखा नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियाँ, ठीक है। वुडवर्थ जो है दो बातों की बात करते हैं, उन्होंने दो बातें कही हैं। कौन कौन सी? एक बात कही है नवीन ज्ञान, दूसरी है नवीन प्रतिक्रिया। दोनों का अर्जन करना क्या है, वो आपका अधिगम है। अब यहाँ पे देखो वुडवर्थ में बू आ रहा है और यहाँ पे भी वुडवर्थ में बा आ रहा है। इसमें देखो वुडवर्थ के नाम में 2 बार आ रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, नवीन क्या है, 2 बार आया है। तो इस बात से आप समझ जाना कि ये जो परिभाषा है वो विलियम वुडवर्थ की है। एग्जाम हॉल में कभी भी गलत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। चलिए अगली परिभाषा देखिए, अगली परिभाषा किसकी है, इसको भी समझ लेते हैं। अगली जो परिभाषा है आपकी वो है बीएफ स्किनर की। क्या है? बीएफ स्किनर की। स्टार लगाओ, ये भी बहुत बार पेपर में सीधे सीधे पूछा जा चुका है। बीएफ स्किनर की परिभाषा क्या है? देखो जो अधिगम है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अपन लोग इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। देखो हिंदी में आप लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे स्किनर, इस प्रकार से लिखोगे स्किनर, ठीक है। और स्किनर में लास्ट का जो वर्ड है ये पकड़ना है नर। आप क्या पकड़ोगे? नर, ठीक है। क्या पकड़ लिया आपने? नर। स्किनर में आया है नर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है अधिगम जो व्यवहार में है उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। अब जो उत्तरोत्तर है, ठीक है, उत्तरोत्तर अनुकूलन, समझो उत्तर, उत्तर कौन देगा? व्यवहार में उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर हमेशा नर देगा। उत्तर क्या देगा? नर देगा।
तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। इस प्रकार से याद करोगे तो कभी भी परिभाषा भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो और वीडियो को एक एक वीडियो को प्ले लिस्ट से देखना, तो बहुत आपको आनंद आएगा। पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल टाइम से। चलिए अगली जो परिभाषा है वो देखिए है गेट्स की। ये परिभाषा बहुत बार पेपर में छपी है, स्टार लगाओ इस परिभाषा पे, और जो छात्र हैं बार बार गलती करते रहते हैं। परिभाषा क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आपने क्या सोचा, क्या समझा? आपने समझा कि भैया जो गेट्स है, गेट्स की जो परिभाषा है वो क्या है, वो है प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। अब मान लो जैसे कि आपने डीएलएड किया है, जैसा कि आपने डीएलएड किया है, तो इस प्रकार से जैसे ही आप कॉलेज के अंदर गए होगे तो कॉलेज में आपने क्या लिया, कॉलेज में आपने क्या किया, एडमिशन लिया। जैसे बीएड किया आपने, डीएलएड किया है या फिर बीएलएड किया है, कुछ भी किया, तो आपने जाहिर सी बात है जब आप कॉलेज के अंदर गए, ये कॉलेज का गेट है, जब आप कॉलेज के अंदर गए तो आपने क्या लिया, कॉलेज में प्रशिक्षण लेने के लिए एडमिशन लिया। ठीक है, जब आप कॉलेज में एंट्री ली आपने तो आपने क्या किया, प्रशिक्षण लिया। आपने इस कॉलेज में जाके क्या लिया दोस्तों, आपने लिया प्रशिक्षण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टोरी के माध्यम से याद कराऊंगा, याद हो जाएगा। आपने लिया प्रशिक्षण। ठीक है, जब आपने प्रशिक्षण लिया, जब आपको प्रशिक्षण मिल जाता है, जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है, बीएड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारी स्किल आपको सिखाई जाती है, जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, फिर आपको मिला अनुभव। फिर आपको क्या मिलता है, फिर आपको मिलता है अनुभव। ठीक है, अब आपने देखा जब आप ग्रेजुएशन करके जाते हो, डीएलएड में एडमिशन लेते हो, बीएड में एडमिशन लेते हो, तो आपने देखा होगा आपका जो व्यवहार है वो किस टाइप का होता है। लेकिन जब आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और पूरा आपको अनुभव हो गया, ठीक है, तब आपका व्यवहार कैसा होता है, तब व्यवहार आपका चेंज हो जाता है, व्यवहार बदल जाता है। तो यही चीज़ आपके लिए समझाई गई है कि जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम कहलाता है। यानी जैसे ही आप गेट पे घुसे, गेट का मतलब ध्यान रखना, गेट्स की परिभाषा, गेट का मतलब गेट्स की परिभाषा। जब आप गेट के अंदर घुसे, आपने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण जब मिल गया तो आपको अनुभव हो गया, और जब अनुभव हो गया तो जो है परिवर्तन क्या है, व्यवहार में आपके परिवर्तन है वो स्थायी हो गया। आपके अंदर जो शिक्षक वाली जो क्वालिटी झलकती है वो झलकने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल के अंदर एक बात आपने सुना होगा, कितना भी पढ़ के जाओ सब मिक्स हो जाता है, कुछ वहाँ पे याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप चीज़ों को ट्रिक से पढ़ के जाओगे, ट्रिक से चीज़ों को सीखोगे, तो ये ज्ञान जो है आपको स्थायी होने वाला है। अगला देखिए आईजैक। अगले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है आईजैक। तो आईजैक क्या कहते हैं समझो, अधिगम व्यवहार में अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इनका क्या कहना है, देखो अधिगम जो है व्यवहार में अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। आईजैक की परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे मेरी, तो आप जिंदगी भर इस परिभाषा को नहीं भूलोगे। देखो आईजैक है, ठीक है, अगर मैं आपको इसको आईजैक को जग बना दूं, क्या बना दूं, जग। ठीक है, जग मतलब पानी पीने वाला। ठीक है, यानी आप ऐसे याद रखो, जब मैं जग से पानी पीता हूँ, जब मैं जग से पानी पीता हूँ, जग से पानी पीना मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुकूल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरा जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहता है जब मैं जग से पानी पीता हूँ। तो अनुकूल देखो, यानी अधिगम व्यवहार में अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया है, आईजैक की है। जैक से आपको जग याद रखना है, जग से पानी पियोगे तो आपके लिए ये अनुकूलन स्थापित होगा। इस प्रकार से कनेक्ट करके चीज़ों से को पढ़ोगे तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सारी परिभाषाएं आपने ट्रिक से सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको समझिएगा क्योंकि ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो एनसीईआरटी की सामान्य परिभाषा क्या है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इस अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो जहाँ पे भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दिखे तभी समझना ये परिभाषा पूर्ण है, वरना अपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए क्विक रिवीजन। अधिगम जो होता है वो अनुभव प्लस अभ्यास प्लस प्रशिक्षण,
यानी जो अधिगम है वो अनुभव प्लस अभ्यास प्लस प्रशिक्षण बराबर क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। ये आपको सीखना है, ये आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से ध्यान रखने हैं। व्यवहार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। स्किनर बराबर क्या है, अनुकूलन, और गेट्स बराबर ध्यान रखना है आपको क्या, प्रशिक्षण प्लस अनुभव। क्रो एंड क्रो ने दो क्रो एंड क्रो हैं, दोनों 3 बातें बताई हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। अगर वुडवर्थ की बात आए तो वुडवर्थ के अनुसार विकास प्रक्रिया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इस सीधे सीधे पॉइंट आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखो चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। आपने क्या चीज़ें आपकी क्लियर हुई या ना हुई, सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लग जाएगा। चलो इस परिभाषा को देखो, ये परिभाषा किसकी है, ध्यान से समझो। देखो कह रहा है प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, यानी प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप कॉलेज गेट पे जाओगे तो वहाँ प्रशिक्षण लोगे और अनुभव मिलेगा तो आपके व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो इसमें आ रहा है गेट्स, ये परिभाषा जो है वो गेट्स की है। ये परिभाषा कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप तो खुद ही जानते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं और कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक पे सबसे पहले आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा। अब टॉपिक का नाम बताएं। किस स्थिति में अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावी माना जाएगा। तो किस स्थिति में, किस कंडीशन में, जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे, जी नहीं, शिक्षक केवल व्याख्यान देगा तो जो है अधिगम सर्वाधिक प्रभावी नहीं होगा। जब बालक सक्रिय सहभागिता करे, बिल्कुल सही बात है, ये आपका पॉजिटिव है। जब बालक सक्रिय सहभागिता करे तो अधिगम जो है प्रभावित होगा। जब कक्षा में अनुशासन कठोर हो, बिल्कुल नहीं, अनुशासन कठोर आपको क्लास के अंदर रखना ही नहीं है। जब केवल गृह कार्य दिया जाए तो ये भी आपका गलत है, यानी दूसरा वाला जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अगली परिभाषा देखो, ये परिभाषा आपकी फिर से आ गई। क्या कह रहा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। अब हमने आपको बताया था व्यवहार में उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर का मतलब है उत्तर कौन देता है, तो हमने आपको याद कराया था उत्तर देता है नर। अब देखो नर किस में आ रहा है, नर आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, स्किनर। क्या आ रहा है, स्किनर। तो हमारा यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो 199 सहयोग राशि रखी गई है। अगर आप एक सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, संस्कृत के लेना चाहते हैं तो 99 पे करके आप ले सकते हैं। इसमें देखिए 3000 में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2011 से 22 तक के PYQ साथ में दे रहा हूँ और कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप ले लीजिए, इस सेवा का लाभ उठाइए। कहीं आप बाद में पछताना नहीं, ये मत कहना कि सर मेरे 89, 81 रह गए या फिर 89 रह गए, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसके बाद दोस्तों भर्ती देखिए आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी ही, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं है भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बेरोजगारी का ठप्पा जो है वो हटेगा या नहीं हटेगा, अभी मौका है, इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए फ़ायदा आपको उठाना है इसका। क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम जो है, अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है। अब यहाँ पे देखो आंतरिक कारक की बात हो रही है। कारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य कारक। अब यहाँ पे देखो प्रेरणा, थकान, विद्यालय का वातावरण और रुचि। तो सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। आंतरिक कारण नहीं है। देखो जो मोटिवेशन है वो आंतरिक कारण है, थकान जो है वो आंतरिक कारण है और रुचि बच्चे की है ये भी आंतरिक कारण है। लेकिन जो विद्यालय का वातावरण है ये आंतरिक कारण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्र विषय में रुचि नहीं ले रहा है, कोई छात्र है और भी विषय में रुचि नहीं ले रहा है, तो अधिगम का कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो जो अधिगम है इसका कौन सा कारक है सर्वाधिक प्रभावी होगा, बुद्धि होगी, स्वास्थ्य होगा। ना तो स्वास्थ्य से मतलब ना बुद्धि से मतलब, क्या है, अभिप्रेरणा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। यानी जो अधिगम है वो विकास की प्रक्रिया है।
मैंने आपको हमेशा याद कराया है, जहाँ पे भी विकास की प्रक्रिया की बात आएगी तो आपको एक ही नाम रखना है याद, वो भी किसका, वुडवर्थ का। किसका नाम ध्यान रखना है, वुडवर्थ का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी कारक है। यानी निम्न में से कौन सा अधिगम को विषय वस्तु संबंधी प्रभावित करने वाला कारक है। तो पहला ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है विषय की कठिनाई, सी ऑप्शन है शिक्षक का व्यवहार, डी ऑप्शन है परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सही जवाब देना है। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी जो है वो है दोस्तों विषय की कठिनाई, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि घर बैठे अच्छे से तैयारी बच्चे कर सकें। जब बच्चा अधिक थकान के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता तब कौन सा कारक सक्रिय होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जब बच्चा अधिक थकान के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है तब कौन सा कारक जो है वो सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आपको देना है। देखो जो थकान का सीधा सीधा संबंध है ये आपको ध्यान रखना है किससे है, ये शारीरिक कारण है। ये बच्चे का क्या है, शारीरिक कारण है थकान। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है भैया ये बताओ NCERT के अनुसार अधिगम का सबसे उपयुक्त स्वरूप कौन सा है। तो क्या वो रटने पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, रटने पर आधारित नहीं है। क्या शिक्षक केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय अधिगम है, बिल्कुल नहीं है। सक्रिय और अनुभव आधारित अधिगम है। कैसा है, सक्रिय एवं अनुभव आधारित अधिगम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो अधिगम के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो केवल अधिगम केवल विद्यालय में होता है, जी नहीं। सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, सीखना तो हर जगह होता है। अधिगम केवल बाल्यावस्था तक है, अधिगम केवल बाल्यावस्था तक नहीं है, अधिगम तो जीवन भर चलता रहता है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही है, अधिगम जो है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट है अधिगम केवल बुद्धिमान बच्चों में होता है, तो ऐसा भी नहीं है, अधिगम केवल बुद्धिमान बच्चों में नहीं होता। तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही, बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपकी कैसी रही। टॉपिक जो मैंने कराया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।